नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जो शायद हम सब कभी न कभी सोचते हैं। क्या हमारे फैसले, हमारी पसंद सच में हमारे अपने हैं? क्या हम जो करते हैं उसे चुनने की पूरी आजादी रखते हैं? ये सवाल तो सदियों से मतलब दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को सबको उलझाता रहा है। बिल्कुल। आज हम इसे विज्ञान, खासकर दिमाग कैसे काम करता है, इस नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा सफर हो सकता है, पर दिलचस्प जरूर होगा। हाँ, क्योंकि ये सवाल हमारी अपनी पहचान से जुड़ा है। क्या हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं या बस यात्री? चलिए, दिमाग और व्यवहार की इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले एक बुनियादी बात से शुरू करते हैं। कोई भी काम, कोई भी बर्ताव जो हम करते हैं, क्या वो अचानक हवा में से पैदा होता है या उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई वजह होती है? देखिए, विज्ञान तो यही कहता है कि हर चीज की कोई वजह होती है। कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार बस यूं ही नहीं हो जाता। अच्छा। उसके पीछे कारणों की एक लंबी जंजीर होती है जो शायद बहुत पीछे तक जाती है। सोचिए, डोमिनोज की लाइन की तरह, एक गिरा तो अगला गिरा। हाँ, फिर उससे अगला। बिल्कुल। हर हरकत अपने से ठीक पहले हुई किसी चीज का नतीजा है। कोई पहला डोमिनोज नहीं है जो बिना किसी धक्के के गिर गया हो। मतलब अगर मैंने अभी जैसे चाय के जगह कॉफी पीने का फैसला किया, तो वो फैसला उसी पल में पैदा नहीं हुआ। नहीं, वो उस पल से ठीक पहले मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में जो कुछ चल रहा था उसका नतीजा है। बिल्कुल। और वो जो कुछ चल रहा था वो भी उससे पहले हुई घटनाओं का नतीजा था। शायद सुबह की नींद कैसी थी, कल रात क्या खाया था, बचपन से कॉफी की आदत है या नहीं। हाँ, ये जंजीर पीछे ही पीछे जाती रहती है। कहीं कोई ऐसा पहला कारण नहीं मिलता जो बिना किसी पिछले कारण के हो। तो सोचने वाली बात है। लेकिन दिमाग के बारे में आजकल बड़ी दिलचस्प बातें पता चल रही हैं। मैंने एक प्रयोग के बारे में सुना था, हाँ, जहां पता चला कि दिमाग में किसी काम को करने की तैयारी असल में तब शुरू हो जाती है जब हमें लगता भी नहीं कि हमने फैसला किया है। हाँ, आप बेंजामिन लिबिट के मशहूर प्रयोग की बात कर रही हैं ना? हाँ, वही। उन्होंने दिखाया कि दिमाग में एक खास तरह की गतिविधि, जिसे रेडिनेस पोटेंशियल कहते हैं। रेडिनेस पोटेंशियल। हाँ, वो हमारी सचेत इच्छा, यानी हाँ अब मैं ये करूंगा वाले एहसास से करीब आधा सेकंड पहले ही शुरू हो जाती है। आधा सेकंड पहले। और नई तकनीकें जैसे एफएमआरआई स्कैनिंग, वो तो ये भी दिखाती हैं कि कुछ मामलों में दिमाग के कुछ हिस्से हमारे जागरूक होने से कई सेकंड पहले ही तय कर लेते हैं कि हम क्या चुनने वाले हैं। अरे बाप रे, कई सेकंड पहले। हाँ, मतलब दिमाग ने पहले ही तय कर लिया कि बटन दबाना है या नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद हमें यह एहसास हुआ कि मैंने फैसला किया। हाँ, कुछ ऐसा ही। ये तो ऐसा लगा जैसे शो कोई और चला रहा है और हमें बस बाद में बताया जा रहा है। कुछ हद तक यही तस्वीर उभरती है, खासकर जब बात छोटे मोटे पल भर के फैसलों की हो, जैसे लिबिट के प्रयोग में था, बस एक बटन दबाना। हालांकि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये जिंदगी के बड़े फैसलों पर भी लागू होता है, जैसे कि अपना करियर चुनना या किसी रिश्ते में रहना। बिल्कुल। क्या ये भी दिमाग में पहले से तय हो जाता है? शायद बड़े फैसले ज्यादा जटिल होते हैं। हाँ, वो सिर्फ उठाना नहीं रखता। सही कहा। वो शायद सोच समझकर चुनने जैसा ज्यादा लगता है, जहां हमारे मूल्य और लंबी सोच शामिल होती है। पर बुनियादी सवाल वही रहता है, क्या वो सोच समझ भी पिछली वजहों का नतीजा नहीं? ठीक है, तो अगर फैसले सिर्फ उसी पल की हवा में पैदा नहीं होते और दिमाग में भी पहले से कुछ पक रहा होता है, तो ये सब आता कहाँ से है? कौन सी चीजें हैं जो हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम हैं और उस तरह से सोचने और काम करने पर मजबूर करती हैं? ये कहानी सिर्फ उस एक पल की नहीं, बल्कि बहुत लंबी है। एक सेकंड पहले से लेकर समझिए लाखों साल पहले तक फैली हुई है। लाखों साल? हाँ, चलिए इसे कुछ हिस्सों में देखते हैं। सबसे पहले वो जो ठीक अभी हुआ, एक सेकंड पहले आपके आसपास का माहौल कैसा है? क्या कोई खास आवाज आई, कोई ऐसी चीज देखी या सूंघी जिसने अच्छा या बुरा महसूस कराया? ये छोटी छोटी चीजें पल भर में हमारे मूड और फैसलों पर असर डाल सकती हैं। हाँ, मैंने पढ़ा इसके बारे में। जैसे अगर किसी कमरे में हल्की सी गंदी बदबू हो तो लोग अनजाने में ही नैतिक मामलों में ज्यादा सख्त हो जाते हैं। बिल्कुल। या किसी का सुंदर चेहरा देखकर हम उसे ज्यादा भरोसेमंद मान लेते हैं। कितनी अजीब बात है। हाँ, ये दिखाता है कि हमारे फैसले कितने बाहरी संकेतों पर टिके हैं जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। सही। फिर थोड़ा पीछे चलें तो आते हैं हार्मोन। ये घंटों या दिनों तक असर डालते हैं। अच्छा। जैसे
टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमें ज्यादा आत्मविश्वासी या शायद थोड़ा झगड़ालू बना सकता है। या तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल हमारी साफ सोचने की क्षमता को कम कर सकते हैं, खासकर मुश्किल हालात में। ये हमारे अंदरूनी केमिकल मौसम की तरह हैं। और थोड़ा पीछे जाएं तो किशोरावस्था, टीनेज, वो दौर जब दिमाग पूरी तरह बना नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही। दिमाग का अगला हिस्सा फ्रंटल कॉर्टेक्स, हाँ। जो सोच समझकर फैसले लेने, योजना बनाने और जज्बातों पर काबू रखने के लिए जरूरी है, वो करीब 25 साल की उम्र तक पूरी तरह से विकसित नहीं होता। 25 साल? हाँ, इसलिए शायद टीनेजर ज्यादा जोखिम उठाते हैं, भावनाओं में ज्यादा बह जाते हैं। उनका कह सकते हैं ब्रेक सिस्टम अभी बन ही रहा होता है। इस पर उनका क्या कंट्रोल है? सही बात है। और उससे भी पीछे हमारा बचपन, वो कैसे असर डालता है? अरे, बचपन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन के अनुभव, अच्छे या बुरे, हमारे दिमाग की वायरिंग पर गहरा असर डालते हैं। वायरिंग पर? हाँ, मतलब न्यूरॉन्स के कनेक्शंस कैसे बनते हैं, परिवार का माहौल, स्कूल का तजुर्बा, क्या सुरक्षित महसूस किया या डर में रहे, ये सब तय करता है कि बड़े होकर हम दुनिया को कैसे देखेंगे और कैसे रिएक्ट करेंगे। यहाँ तक कि माँ के पेट में बिताए 9 महीने भी बहुत अहम है। माँ का तनाव, उसका खान पान, ये सब बच्चे के दिमाग के विकास पर असर डालते हैं, जिसका असर जिंदगी भर रह सकता है। बाप रे, इन शुरुआती सालों पर तो हमारा रत्ती भर भी कंट्रोल नहीं था। बिल्कुल नहीं। और फिर आते हैं हमारे जीन्स, वो नींव जिस पर ये सब बनता है ना? हाँ, जीन्स हमें एक तरह का खाका, मतलब ब्लूप्रिंट देते हैं, लेकिन वो सब कुछ तय नहीं करते। अच्छा? हाँ, कौन सा जीन कब और कितना काम करेगा, ये काफी हद तक माहौल पर निर्भर करता है। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपिजेनेटिक्स? ये प्रकृति, नेचर और परवरिश, नर्चर का ऐसा जटिल डांस है कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। जीन एक रेसिपी बुक की तरह हैं, पर केक कब और कैसा बनेगा, ये शेफ यानी माहौल पर भी निर्भर करता है। से भी पहले संस्कृति और विकास, मतलब इंसान कैसे बना? हाँ, हम जिस समाज में बड़े होते हैं, उसके नियम, उसके मूल्य, वो भी हमारे सोचने का ढंग बनाते हैं। जैसे क्या वो समाज सहयोग पर जोर देता है, जैसे खेती वाले समाजों में होता है, या अकेले आगे बढ़ने पर, जैसे कुछ पश्चिमी समाजों में, ये भी दिमाग पर असर डालता है। और सबसे पीछे जाएं तो लाखों सालों का इंसानी विकास, एवोल्यूशन, जिसने हमारी कुछ बुनियादी प्रवृत्तियां तय की हैं, जैसे हम कितना मिलनसार या आक्रामक होते हैं, हमें किन चीजों से डर लगता है, वगैरह। बाप रे, तो ये सब कुछ पल भर का माहौल, हार्मोन, जवानी, बचपन, गर्भ, जीन्स, संस्कृति, लाखों साल का विकास, ये सब मिलकर एक विशाल नदी की तरह है। हाँ, कह सकते हैं। जो हमें बहाकर इस पल तक लाती हैं और तय करती हैं कि हम क्या करेंगे। इस पूरी तस्वीर में वो छोटी सी नाव, जिसे स्वतंत्र इच्छा कहते हैं, उसकी जगह कहाँ बचती है? यही तो बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है जैसे हर चीज पिछली चीज से बंधी हुई है, एक अटूट जैविक जंजीर में। लेकिन रुकिए, जिंदगी इतनी सीधी सादी कहाँ है? ये तो बहुत उलझी हुई और अक्सर अप्रत्याशित होती है। हाँ, ये बात सही है। क्या पता कल क्या हो जाए? मौसम का हाल बताना मुश्किल है। चींटियां बिना किसी लीडर के कैसे मिलकर खाने का रास्ता खोज लेती हैं? क्या ये उलझाव, ये अप्रत्याशितता ही आजादी का सबूत नहीं है? ये एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है, और विज्ञान में केओस थ्योरी और इमर्जेंस जैसे सिद्धांत इसी तरह की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, केओस थ्योरी। हाँ, ये सच है कि कई सिस्टम जो पूरी तरह नियमों से बंधे होते हैं, मतलब डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, फिर भी इतने जटिल हो सकते हैं कि उनका नतीजा जानना लगभग नामुमकिन हो। जरा सी शुरुआत की गड़बड़ी। हाँ, वो बटरफ्लाई इफेक्ट। बिल्कुल वही, जरा सी शुरुआत की गड़बड़ी आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। और हाँ, चींटियों की झुंड या दिमाग की तरह सरल नियमों से बहुत जटिल और समझदार जैसा दिखने वाला व्यवहार पैदा हो सकता है। इसे इमर्जेंस कहते हैं। तो क्या यहीं पर इस जटिलता और अनिश्चितता के पर्दे के पीछे हमारी स्वतंत्र इच्छा छिपी है? देखिए, ज्यादातर वैज्ञानिक और दार्शनिक ऐसा नहीं मानते। अप्रत्याशित होना और स्वतंत्र होना ये एक ही बात नहीं है। अच्छा, कैसे? मौसम अप्रत्याशित है, पर वो अपनी मर्जी से नहीं बदलता, वो भौतिकी के नियमों से चलता है। हाँ, ये तो है। चींटियां जटिल पैटर्न बनाती हैं, पर हर एक चींटी शायद सरल नियमों पर ही चल रही है। वो सोच समझकर चुन नहीं रही। जटिलता का मतलब ये नहीं कि कारण और प्रभाव का नियम टूट गया। ये कहने जैसा है कि क्योंकि एक इमारत बहुत शानदार और जटिल है, इसलिए उसकी ईंटें अब ईंटों के नियमों से नहीं चलती। सही मिसाल है। ईंट तो ईंट ही रहती है,
चाहे वो झोपड़ी का हिस्सा हो या महल का। इसी तरह न्यूरॉन न्यूरॉन ही रहता है, चाहे वो कितने भी जटिल दिमाग का हिस्सा क्यों ना हो। अच्छा, चलिए एक और संभावना देखते हैं। क्वांटम फिजिक्स की दुनिया बड़ी अजीब है। वहाँ चीजें वाकई में थोड़ी बेतरतीब मतलब रैंडम लगती हैं। हाँ, क्वांटम लेवल पे चीजें संभाव्यता पर चलती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे फैसलों की चिंगारी उस क्वांटम लेवल की अनिश्चितता से आती हो? ये भी एक लुभावना विचार है, पर इसमें भी बड़ी मुश्किलें हैं। पहली बात, क्वांटम लेवल पे जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता है, क्या वो इतने बड़े सिस्टम जैसे हमारे दिमाग और व्यवहार पर कोई मायने रखती है? ये सवाल है। ये साबित करना बहुत मुश्किल है। दिमाग में अरबों न्यूरॉन हैं, हर न्यूरॉन में खरबों अणु। किसी एक छोटे से कण की रैंडम हरकत का पूरे व्यवहार पर असर पड़ना, ये बहुत मुश्किल लगता है। जैसे हवा में धूल के कण से शहर का मौसम बदलना। हाँ, कुछ वैसा ही नामुमकिन सा लगता है। दिमाग शायद क्वांटम की इस छोटी मोटी अनिश्चितता को नजरअंदाज करने या उससे ऊपर उठने के लिए ही बना है। और दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं कि हमारे फैसले सच में रैंडम होते, जैसे सिक्का उछालना। तो क्या हम उसे स्वतंत्र इच्छा कहेंगे? रैंडम होने का मतलब तो बस संयोग है, बिना किसी तुक या वजह के कुछ हो जाना। बिल्कुल सही। ये वो सोच समझकर लिया गया फैसला तो नहीं हुआ जिसकी हम बात करते हैं। बिल्कुल। अगर मेरे फैसले बस रैंडम होते तो वो मेरे इरादों, मेरे मूल्यों, मेरी सोच का नतीजा नहीं होते। वो बस एक तरह का शोर होते। हाँ, बेमतलब का शोर। ऐसी इच्छा शक्ति पर कौन भरोसा करेगा? ये वो आज़ादी नहीं है जिसे हम आमतौर पर महसूस करते हैं या चाहते हैं, जहां हम अपने कारणों से सोच समझ का चुनाव करते हैं। क्वांटम की दुनिया शायद हमें इस तरह की आज़ादी नहीं देती। ठीक है, तो अगर स्वतंत्र इच्छा नहीं है और हमारे काम पिछली वजहों की जंजीर का नतीजा है, तो फिर लोग बदलते कैसे हैं? हाँ, ये बड़ा सवाल है। हम सीखते कैसे हैं? कोई बुरी आदत छोड़कर अच्छी कैसे अपना लेता है? अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर बदलाव कैसे मुमकिन है? बदलाव बिल्कुल मुमकिन है, और वो भी बिना स्वतंत्र इच्छा के। इसका जवाब दिमाग के काम करने के बुनियादी तरीके में है। दिमाग एक सीखने वाली मशीन है। सीखने वाली मशीन? हाँ, ये लगातार अपने अनुभव से सीखता है और खुद को बदलता है। उदाहरण के लिए समुद्री घोंगे, एप्लेजिया जैसे बहुत सीधे साधे जीवों पर रिसर्च हुई है। अच्छा, एप्लेसिया। हाँ, उसने दिखाया है कि सीखना और याददाश्त बनाना पूरी तरह से एक मैकेनिकल प्रक्रिया है। जब घोंघे को कोई अनुभव होता है, जैसे उसे छूना, तो उसके न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन बदलते हैं, केमिकल सिग्नल बदलते हैं। ये सब कुछ भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों के हिसाब से होता है, कोई इच्छा नहीं। अच्छा, जैसे पैवलोव के कुत्तों ने घंटी की आवाज पर लार टपकाना सीख लिया था। हाँ, वो कंडीशनिंग है। क्योंकि घंटी हमेशा खाने के साथ बजती थी। ये कंडीशनिंग कहलाती है। हाँ, बिल्कुल। और इंसानों में भी सीखने का यही बुनियादी तरीका काम करता है, बस ये अरबों न्यूरॉन्स के साथ कहीं ज्यादा जटिल है। हमारा दिमाग लगातार बाहरी दुनिया से जानकारी ले रहा है और उसके हिसाब से अपनी वायरिंग बदल रहा है। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई डर पाल लेते हैं या किसी चीज के बारे में अपनी राय बदलते हैं, ये सब हमारे दिमाग में होने वाले भौतिक और रासायनिक बदलावों का नतीजा है। अच्छा। ये बदलाव हमारे पिछले अनुभवों और हमारी अंदरूनी बनावट, मतलब जीन्स, हार्मोन वगैरह के कारण होते हैं। हम बदलते हैं, लेकिन वो बदलाव भी कारणों की उसी जंजीर का हिस्सा है। वो स्वतंत्र इच्छा का सबूत नहीं है, वो बस सिस्टम का अपडेट होना है, नए इनपुट के आधार पर। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल मन में आता है, अगर हमारा बर्ताव इतनी सारी चीजों का नतीजा है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, हमारे जीन्स, हमारा बचपन, उस पल का माहौल, तो क्या किसी को उसके कामों के लिए जिम्मेदार ठहराना, उसे दोषी मानना सही है? ये वाकई एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल है और यहाँ इतिहास में कुछ सिखा सकता है। सोचिए मिर्गी, एपिलेप्सी के बारे में। हाँ। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ये बुरी आत्माओं या किसी पाप का नतीजा है। मरीजों को दोषी ठहराया जाता था, उनसे बुरा बर्ताव होता था। हाँ, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये दिमाग की एक बीमारी है जिसमें न्यूरॉन्स ठीक से काम नहीं करते। अब हम मरीज को दोष नहीं देते, बिल्कुल नहीं, उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, दोष की जगह समझने ले ली है। ऐसा ही कुछ सिजोफ्रेनिया के साथ हुआ। सिजोफ्रेनिया? हाँ, एक जमाने में माना जाता था कि ये माँ की गलत परवरिश की वजह से होता है, जिसे स्किज़ोफ्रेनोजेनिक मदरिंग जैसा भयानक नाम दिया गया था। अरे बाप रे, कितना गलत था ये। सोचिए उन परिवारों पर क्या गुजरती होगी। अब हम जानते हैं कि ये भी दिमाग का एक जटिल विकार है जिसमें जीन्स और माहौल दोनों का हाथ होता है। फिर से दोष हटाने
और बीमारी को समझने से हम ज्यादा हमदर्दी और बेहतर मदद दे पाए हैं। तो क्या ये नजरिया धीरे धीरे दूसरे त्योहारों पर भी लागू हो सकता है? क्या हम कभी ये समझ पाएंगे कि नशे की लत या मोटापा या शायद गुस्सा और हिंसा के पीछे भी ऐसी ही जटिल जैविक और सामाजिक वजह हो सकती हैं? हो सकती हैं, बिल्कुल। जिन पर इंसान का पूरा काबू नहीं होता। क्या दोष देने की जगह समझने की कोशिश ज्यादा सही रास्ता है? ये सवाल तो उठता ही है। लेकिन अगर हम लोगों को नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं मान सकते, तो फिर सजा का क्या मतलब रह जाता है? अगर कोई अपराध करता है तो क्या उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? समाज कैसे चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समाज को असुरक्षित छोड़ दिया जाए। स्वतंत्र इच्छा न होने का मतलब ये नहीं है कि खतरनाक व्यवहार को अनदेखा कर दें। तो फिर? लेकिन सजा देने का मकसद और तरीका बदल सकता है। अगर कोई अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहा, तो उससे बदला लेने का, रेट्रिब्यूशन का क्या मतलब है? हाँ, बदला तो उसी से लिया जाता है ना जिसे हम जानबूझकर गलती करने का दोषी मानते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या करें? अगर बदला नहीं लेना तो क्या करें? हाँ, क्या करें? एक तरीका हो सकता है क्वारंटीन मॉडल जैसा। जैसे हम किसी संक्रामक बीमारी वाले इंसान को दूसरों को बचाने के लिए अलग रखते हैं। हाँ, आइसोलेट करते हैं। बिना उसे दोषी ठहराए। वैसे ही अगर कोई समाज के लिए खतरा है तो उसे सुरक्षित तरीके से अलग रखा जा सकता है ताकि वो और नुकसान ना पहुंचा सके। यहाँ मकसद समाज की सुरक्षा है, न कि अतीत का बदला लेना। अच्छा, सुरक्षा। और ऐसा करते हुए उस व्यक्ति के अधिकारों का कम से कम नुकसान हो। साथ ही हमें उन वजहों पर ज्यादा ध्यान देना होगा जो अपराध को जन्म देती हैं। गरीबी, शिक्षा की कमी, मानसिक स्वास्थ्य, बचपन के बुरे अनुभव वगैरह। मतलब फोकस सजा से हटकर बचाव और सुधार पर आ सकता है। हाँ, ये एक संभावना है। ये सुनने में तो तार्किक लगता है, पर समाज में बदले की भावना बहुत गहरी है। मैंने सुना है कि रिसर्च दिखाती है कि जब हम किसी को सजा पाते देखते हैं तो हमारे दिमाग के इनाम वाले हिस्से, रिवॉर्ड सेंटर्स, हाँ, वो सक्रिय हो जाते हैं। हमें सच में दूसरों को सजा मिलते देखकर एक तरह की संतुष्टि मिलती है। हाँ, ये सच है। न्याय और सजा की इच्छा शायद हमारी इंसानी फितरत का हिस्सा है। इसे बदलना आसान नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इतिहास ये भी दिखाता है कि सजा के तरीके हमेशा बदलते रहे हैं। पहले लोगों को सरेआम कोड़े मारे जाते थे, फांसी दी जाती थी। अब हम ज्यादा मानवीय तरीकों की तरफ बढ़े हैं। हाँ, ये तो है। तो समाज का नजरिया बदल सकता है, भले ही हमारी अंदरूनी इच्छाओं के खिलाफ क्यों न लगे। जैसे हमने मिर्गी या सिजोफ्रेनिया के बारे में अपना नजरिया बदला है, शायद हम अपराध और सजा के बारे में भी अपना नजरिया बदल सकें, धीरे धीरे। ये सब बातें थोड़ी बेचैन करने वाली हैं सच में। अगर मेरी सफलता सिर्फ किस्मत और जीन्स का खेल है, मेरा प्यार बस कुछ केमिकल्स का नतीजा है, मेरे फैसले मेरे अपने नहीं, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या रह जाता है? क्या सब कुछ खोखला नहीं लगता? ये बेचैनी बहुत स्वाभाविक है। ये विचार हमारी मैं की भावना पर, हमारे अहम पर चोट करता है। हाँ। लेकिन शायद इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर हमारी सफलता में हमारी मेहनत के साथ साथ किस्मत, अच्छे माहौल और अच्छे जीन्स का भी बड़ा हाथ है, तो शायद हम थोड़े ज्यादा विनम्र बन सकते हैं। विनम्र, हाँ। और जो लोग उतने सफल नहीं हैं, उनके प्रति ज्यादा हमदर्दी रख सकते हैं, क्योंकि शायद उनके हालात या उनकी जैविक बनावट अलग थी। मतलब अहंकार कम और करुणा ज्यादा। शायद, हाँ। और अगर हम सब अपनी जैविक बनावट और जिंदगी के अनुभवों के उत्पाद हैं, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं था, तो फिर कोई भी इंसान दूसरे से ज्यादा लायक, डिजर्विंग या बेहतर कैसे हुआ? हम सब एक ही नाव में सवार हैं, जीव विज्ञान और किस्मत की लहरों पर। तो ये सोच हमें खुद को और दूसरों को कोसने से बचा सकती है। जैसे अगर कोई मोटापे से परेशान है, तो शायद सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी का मामला ना हो। हाँ, हो सकता है उसके हार्मोन, लेप्टिन वगैरह में गड़बड़ी हो, या उसके बचपन के अनुभव भी जिम्मेदार हों, या कोई नशे की लत से जूझ रहा है, तो उसे सिर्फ नैतिक रूप से कमजोर मानने की बजाय उसके पीछे की जैविक और सामाजिक वजहों को समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये समझ हमें दोषारोपण की भारी परतों को हटाने में मदद कर सकती है, खुद पर से भी और दूसरों पर से भी। ये हमें एक गहरी मानवीयता से जोड़ सकती है, जहां हम एक दूसरे के संघर्षों को ज्यादा समझ और करुणा से देख सकें। शायद असली आजादी इसी समझ में है, जजमेंट कम करना और इंसानियत को ज्यादा देखना। ये निरर्थकता नहीं, बल्कि शायद ज्यादा गहरे अर्थ की ओर एक रास्ता है। हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है। तो आज हमने वाकई एक बड़े और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले विषय की गहराई में उतर कर देखा।
हमने समझने की कोशिश की कि कैसे हमारा हर फैसला, हर काम अनगिनत धागों से बुना है जो अतीत में बहुत दूर तक जाते हैं। हमारे जीन्स, हमारा माहौल, बचपन, संस्कृति, विकास। हाँ, ये पूरी जंजीर। स्वतंत्र इच्छा का वो सीधा साधा विचार जो हमें लगता है कि हमारे पास है, विज्ञान की कसौटी पर, खासकर दिमाग के विज्ञान के नजरिए से शायद उतना खरा नहीं उतरता। हाँ, और जैसा हमने बात की, इसका मतलब निराशा या हार मान लेना नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमें एक ज्यादा गहरी समझ, ज्यादा विनम्रता और शायद ज्यादा करुणा की ओर ले जा सकता है। ये याद दिलाता है कि हम सब हालात के हाथों में हैं कुछ हद तक, और शायद हमें एक दूसरे को और खुद को थोड़ी ज्यादा नरमी से देखना चाहिए। दोष कम, समझ ज्यादा। हमने दिमाग के काम करने के तरीकों से लेकर नैतिकता, सजा और जिंदगी के मतलब जैसे कई पेचीदा सवालों को छुआ। उम्मीद है कि ये बातचीत सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। उम्मीद तो यही है। क्या ये जानकारी सुनने वालों को उपयोगी लगी? क्या समझाने का तरीका मददगार था? हमें ज़रूर बताइएगा कि इस बारे में आपके क्या विचार हैं और हम आगे इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हाँ, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगली बार तक सोचते रहिए, क्या होता अगर आप एक अलग माहौल में अलग जीन्स के साथ पैदा हुए होते? वाह! आप क्या होते?